तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन के आइडिया भी मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं ये एनुअल का एग्ज़ाम पेपर है। एनुअल में जो होता है उसको हम एनुअल पेपर उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये साइंस का पेपर है और साइंस का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए मैं मैथ का भी डाल दूंगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेक्शन ए मिल जाता है, इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे बहुत सारे। सेक्शन बी, इसमें सेक्शन ई है, इसमें 5 सेक्शन है इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमसे ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज। तो वो होते हैं हमारे आयन। ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आयन होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। हम ये चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो प्रेजेंट इन अ वेक्टर क्वांटिटी अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। वो कह रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है वो वेक्टर क्वांटिटी के साथ प्रेजेंट रहती है और मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा गाइस? ए डिजिट तो हो नहीं सकती, डायरेक्शन भी नहीं हो सकती, सिंबल भी नहीं हो सकती। इसमें हमारा वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्शन के साथ भी होती है और उसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही कर लेना आप, इसका वेलोसिटी होगा आंसर सही। तो ऑप्शन एमसीक्यू थर्ड पर चलते हैं। द कॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज। यूनिफॉर्म मोशन में रहने का ऑब्जेक्ट का क्या कारण है? तो उसका कारण फोर्स तो हो नहीं सकता, फोर्स से तो क्या होगा? टाइम भी नहीं है, हावर भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इनर्शिया। उस पर आप उतना इनर्शिया लग रहा होगा, वो उतनी स्पीड से चल रही होगी। MCQ 4, विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉलिक्यूल, उसके अणु, ठीक है। अब MCQ 5 आता है। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है जी। आपके ये दोनों ऑप्शन सही होंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए बी या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी एच जी या डी। तो इसमें हो जाएगा बोथ सी एंड ए एंड बी, ठीक है। ये दोनों ही हैं जो रूम टेम्परेचर पर रहते हैं एलिमेंट। अब आता है हमारे पास MCQ 6। वी कैन हियर द साउंड फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज लैंड, वुड या स्पेस। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बिकॉज गाइज अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो गाइज हम साउंड को बिल्कुल भी हेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो मून पर। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ना एयर है, ना कुछ भी नहीं है। तो हम वहाँ पर आप कितना भी बोलोगे तो आपके पास कोई भी साउंड आपके पास ट्रैवल करके नहीं आएगी। और साउंड हमेशा वेवलेंथ में ट्रैवल करती है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद में रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एयर, हवा। तो अब आते हैं हम 7th वाले MCQ पर। H2 गैस वन विद। H2 गैस हाइड्रोजन जो किसको कहते हैं हम, वो बर्न होती है स्मेल के साथ, कलर के साथ, पॉपिंग साउंड के साथ, इन एन ऑफ दीज। तो भाई वो आपको सभी को पता है, वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो उसका कलर ही हो गया बेसिकली। तो हम इसमें कलर पर टिक कर देंगे भाई, हमारी वो कलर पर टिक होती है बेसिकली। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कलर, ठीक है। अब नहीं चलते हैं हम। Which type of solution will we get after the mixing of CuSO4 powder in distillation? ये कह रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन बनेगा जब हम Cu और SO4 को CuSO4 को डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करेंगे। तो इसको हमारा बनेगा भाई ब्लू सॉल्यूशन। क्या बनेगा? ब्लू सॉल्यूशन इससे हमारा बनेगा। ऑप्शन सही से कर देते हैं, ब्लू ऑप्शन इसमें, ब्लू सॉल्यूशन इसमें हमारा बनेगा। चलते हैं 9। व्हेन वी थ्रो अ स्टोन इन एन अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन ड्यू टू। क्यों होता है जब भाई हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं आसमान की तरफ और कुछ ही हाइट तक
जाके और फिर नीचे दोबारा आना शुरू हो जाता है। क्यों होता है भाई? ये होता है हमारी ग्रेविटी। ये हमारे अर्थ पर ग्रेविटी, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी धरती उसको खींचती है, तो इसलिए वो बॉल है या कुछ भी है वो नीचे आने आ जाता है, पत्थर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका सही। अब 10 वाला है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स। तो भाई मैंने इस पर बहुत किया भाई, पर इस पर ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं, तो आपको इसको काट के, एक मिनट गाइस, आपको इसको काट देना है भाई। ये इसका ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पर लिख लेना है क्रॉस ब्रीडिंग। सॉरी गाइस, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, उसको आपको काट के लिख देना है। आप कहीं भी लिख लीजिए CROSS, आपको बीच में स्पेस देके BREEDING, क्रॉस ब्रीडिंग इज कॉमनली मेथड यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स। ठीक है गाइस, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको आंसर हो जाएगा, आप इसको कहीं भी लिख लेना, इसका ये आंसर सही होगा, ये गलत है इसमें थोड़ा। तो अब आ जाता है हम 11th वाले क्वेश्चन पर। 11th वाले क्वेश्चन पर आने के बाद, फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें आता है वी कैन यूज डैश टू इंक्रीज साउंड इन हियरिंग एड। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा वो आएगा ऑप्शन नहीं, इसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स पढ़ने हैं। तो ये कह रहा है अगर हम अपने हियरिंग एड में साउंड बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम भाई करते हैं पुश द अपर पार्ट, उसके अपर पार्ट को ऑफ द कंट्रोल, उसके कंट्रोल जहाँ पर होता है उसके अपर पार्ट को ऊपर करते हैं, और द लेवल अबाउट टू इंक्रीज द, और यहाँ से जो उसका अपर पार्ट होता है उसको ऊपर करते करते उसकी वॉल्यूम बढ़ने लग जाती है। ठीक है, पुश द अपर पार्ट ऑफ द कंट्रोल और द लेवल अबाउट टू इंक्रीज द वॉल्यूम स्लोली। ठीक है, और द 12th वाला, द डैश न्यूट्रिएंट्स आर जेंटल फॉर ग्रोथ्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो फसलों के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन से होते हैं भाई? वो 14 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपको बता दें 14 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पूरा 14 न्यूट्रिएंट्स इसमें लिख देंगे। ठीक है, हो जाएगा। बता है कार्य, 13 है, द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की इकाई क्या है? तो इसकी हो जाएगी जूल, सभी को पता है जूल होगी इसकी। 13 का ऑप्शन हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा जूल। अब आते हैं आपके असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको इन्हें ऑप्शन में ही आंसर देना होता है। ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ई तक ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले हम देखते हैं असर्शन क्या है हमारा, फिर उसमें से आंसर देंगे। अब वो कह रहा है असर्शन ए है, क्लोराइन हैज़ 2 आइसोटोप्स। क्लोराइन के पास 2 आइसोटोप्स होते हैं कि नहीं? तो भाई बिल्कुल होते हैं। और रीज़न है इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोराइन इज 17। दोनों ही सही हैं भाई, रीज़न और ये दोनों ही हमारे सही हैं भाई। तो इसका हो जाएगा, दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हम लिख देंगे भाई पहले का ऑप्शन ए, 14 का। ठीक है, चलते हैं हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन है 15, असर्शन ए, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरॉन, और रीज़न है द माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी मिनट सेल। तो हम असर्शन ही देख लेते हैं, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, क्या होती है? न्यूरॉन नहीं होती है भाई, ये गलत है। लार्जेस्ट सेल, तो गाइस इसे ये गलत हो जाएगा हमारा असर्शन, और इसका माइक्रोस्कोप इज यूज टू, ये रीजन सही है इसका। मिनट गाइस, इसका रीजन भाई सही, तो इसका हम ऑप्शन लिख देंगे, क्या होगा इसका? होगा भाई हमारा इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा? डी, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। बिल्कुल सही है भाई, जो जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी इमिटेड साउंड से होती है उसको हम पिच कहते हैं। हर चीज़ यूनिट ऑफ वर्क कहलाता है। यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? जूल, सभी ने पढ़ा था ना, तो उसका आंसर हो जाएगा जूल। तो उसमें हम क्या लिख देंगे,
असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, ये लिख देंगे हम। ये हमारी असर्शन कंप्लीट। नहीं चलते हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे आ गए हम, और इनको देखते हैं क्या है। तो अब आता है क्वेश्चन 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। कहीं भी लिख सकते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। मैं इसका आपको मीनिंग में बोल देता हूँ, SOUND RANGATIOND, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। बेसिकली इसका यूज एक टेक्निक है, इससे है ना आप समुद्र सी के डेप्थ ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए देखा जाता है, और सबमरीन्स को सब आपको लोकेट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का यूज टेक्निक है, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा आता है वैसे शायद ये आपका टॉपिक एनसीईआरटी में है नहीं, पर इसमें पूछ रखा है, तो आपको ये भी टॉपिक क्लियर करके चलना है भाई। टॉपिक को इस बार का आप पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना अच्छे से। ठीक है भाई, बात है 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमसे, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। कौन सी टिश्यू पौधे के बढ़ते भागों में कौन सा ऊतक मौजूद होता है, मतलब कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो उसमें हम कह देंगे एपिकल मेरिस्टेम होता है ना भाई, ग्रोइंग पार्ट टिप्स ऑफ द प्लांट्स होती है ना प्रेजेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, APICALMERISTEM। ठीक है, ये इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हम आता है 19 वाला क्वेश्चन। 19 वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि नेम द टू फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ की अवस्था निर्धारित करने वाली, मतलब जिसकी स्टेट चेंज करने वाली दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए, उसकी स्टेट और वो चेंज कर देती है। तो पहला था भाई हमारा हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी आपका हो जाता है स्टेट चेंज। जैसे भाई देख लो, अब आपका कोई चीज़ जैसे आइस ले लो, आइस है, आइस किस में होती है, सॉलिड स्टेट में। उसको हीट देते हैं, लिक्विड में जाती है, उसको और हीट देते हैं तो किससे हो जाती है, गैस में वेपर होके उड़ जाती है। और प्रेशर, किसी भी चीज़ को आप प्रेशराइज करते हो, जैसे CO2 आपको प्रेशराइज करते हो तो वो लिक्विड में किसी में भी बदल जाती है। कोई भी गैस, किसी भी चीज़ को ले लो, ठीक है ना। ये दो ही होते हैं, प्रेशर दो आपको मैं बता देता हूँ फिर से 19 का, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द टू फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब आता है 20 वाला क्वेश्चन, इफ K एंड सेल ऑफ एन एटम आर फुल व्हाट विल बी द टोटल नंबर or of electrons in the atom, hence what is atomic number। तो इसका अगर K और L सेल भरे रहेंगे तो भाई एक K सेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और L सेल में कितने आते हैं, 8। टोटल कितने हो गए, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अतः इसकी परमाणु संख्या क्या है, अतः हेंस इसकी 10 ही होगी। ठीक है, अब आता है सेक्शन बी। इसकी हम देख सकते हैं हेंस व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो इसका 10 ही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है भाई, अब आते हैं सेक्शन बी पर, डिफाइन सब्लिमेशन विद एन एग्जांपल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट है एक, सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आपका कोई सॉलिड होता है वो डायरेक्ट चेंज होता है गैस में अपनी विदाउट चेंज इट्स लिक्विड स्टेट। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि नेपथलीन बॉल्स, कपूर की गोली आपके घर में जैसे हवन हवन होता है कहीं पर डालते हैं तो आप उसमें आग लगती है, तो उसमें डायरेक्ट गैस में चेंज होती है भाई, और उससे जो आग है बहुत जल्दी लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, या आप वुड में देख सकते हो बहुत जल्दी लगती है। तो इसका हो गया सब्लिमेशन इज द प्रोसेस, sublimation is the process in which the solid is directly changed into gas without change its liquid state is called sublimation। example naphthalene bonds etc। ठीक है, अब आता है calculate the work to be done to stop a car of 1500 kg। ठीक है भाई, of 1500 kg moving at a velocity of 16 km/h। तो इसमें बताना है कि ये कैसे होगा। तो भाई हमें बताना है कि ये इसका वर्क कितना होगा, वर्क डन टू रिक्वायर कितना होगा। तो हम इसका वर्क डन बताएंगे। तो पहले तो भाई हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए।
फॉर्मूला कौन सा होगा इसका। तो इसको चलो हम आपको इसका यार सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में देता हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, इसमें फॉर्मूला लगाना है। आपको ऐसे बता देता हूँ, आप इससे कर रहे हो ईजिली। आपको फॉर्मूला लगाना है एफ बराबर, नहीं सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो हमें बताना है कि उसका वर्क डन कितना होगा। तो भाई देखो स्पीड में तो चली रही है वेलोसिटी के साथ, 60 वेलोसिटी के साथ चली रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना उसके पास। तो उसके साथ में 1500 इसमें मास हो गया। तो हम लिख देंगे भाई के ई बराबर क्या हो जाएगा, के ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 mv² होता है ना। तो 1/2 मास कितना है 1500, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी में पता नहीं है, 60 से वो चली रही है, सॉरी गलत हो जाएगा, 60 स्क्वायर कर देंगे, फाइनल पता नहीं है कितनी है, v² माइनस u² होता है ना, v², सॉरी एक मिनट गाइस, क्या करने बनने, हाँ ऐसे ही हो जाएगा, v² होता है, v², ठीक है, mv² होता है, खाली u नहीं होता है। तो उसमें 16 to 16 कर देंगे। और अगर हम इसको 16 किलोमीटर को किसमें बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 16.66 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और फिर आपका कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाएगा 20। इसका जो आंसर मैं अपने आप लिख देता हूँ आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा 208 पॉइंट, पॉइंट नहीं लग रहा, 0.17K, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 20.17K इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 23 वाला भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैं बता दे रहा हूँ आपको तरीका, आपको उस तरीके से कर लेना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द 1 kg ऑफ एन, ये आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में है, कांस्टेंट होता है, उसका फॉर्मूले से होगा कि अगर पृथ्वी और उसकी सतह पर 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण का परिमाप क्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, मीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें F इक्वल टू क्या होता है भैया हमारा GM × mr² हो जाएगा। तो GM × r² करके G की वैल्यू डाल देनी है आपको, फिर M की वैल्यू GM, मास ऑफ द अर्थ कितना दे रखा है इसने हमें, और करके, और फिर आपको फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.8 न्यूटन अप्रॉक्स, ठीक है, आपकी इतनी वैल्यू आ जाएगी इसमें, ठीक है। अब आता 24, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है थोड़े, ये आपके कॉपी पर ही होंगे, ऐसे आपको समझाना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई आपके ऐसे समझ में भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल, ठीक है गाइस। तो अभी हम 23 क्वेश्चन देखते हैं, 23 तो कल ही ना, 24 वाला, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है और इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं। तो भाई देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। वे बहुत इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत चाहिए, और ये सब ज़्यादातर उनकी ग्रोथ, उनकी लंबाई और उनके विकास के लिए ये बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दे आर रिक्वायर्ड इन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, तो इसी के लिए हम उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब आगे से समझ में, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, पहला भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। आता है सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ml एल्कोहल एंड 95 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखो भाई यार मैं यार ऐसा करता हूँ, इन तीनों क्वेश्चन के आपके लिए वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पर अगर नहीं समझ में आएगा चलो भाई इसको छोड़ते हैं। अगर ये तीनों वीडियो की, तीनों क्वेश्चन की हम एक और वीडियो लाएंगे 22 और आपका कौन सा 23 और 25, ये आपके कॉपी पेन में ही होंगे, ठीक है। तो बात है हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी अलग ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका पूरा सिंपल पेपर सॉल्व कर जाएगा बहुत, ठीक है भाई। अगर आपका 26,
तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो फूड इन अमीबा इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोकाइटोसिस। इंडोकाइटोसिस के प्रोसेस से अपना फूड प्राप्त करता है। तो अमीबा भाई एक यूनिसेलुलर है, तो वो सिंगल सेलुलर तक कैसे करता है? एंडोसाइटोसिस से प्रोसेस के अपना करता है। पूरी प्रोसेस उसकी देख लेना, आपकी बुक में होगी, एनसीईआरटी में होगी, आपके उससे प्रोसेस से प्राप्त करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन सेक्शन बी तक हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। सेक्शन सी रह गया और आपका सेक्शन डी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन रह गए, इनको हम अगली वीडियो में करेंगे और ये क्वेश्चन की भी आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो अगर आपको ये सैम्पल पेपर अच्छा लगा हो और इसकी आपको पूरा ये मैंने आपको करा दिए यहाँ तक, और अगली वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा सैम्पल पेपर ख़त्म करा देंगे। मैथ का भी सैम्पल पेपर लाएंगे और सारे सैम्पल पेपर लेके आएंगे। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।